नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1923-24 और 1924-25 में। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल 1950 से 52, बी का चौथा। फिर है तक्षशिला। तो तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934, यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है कौशाम्बी। कौशाम्बी एन मजूमदार 1936-37 होगा, डी का पहला। 3 4 2 1 सही सुमेलित है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 3 4 2 1। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कोड से चयन करें। कथन ये दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण आ रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और तीसरा प्रश्न, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि इटालियन जो इतिहासकार निकोलो मनुची अपनी पुस्तक हिस्टोरिया द मोगोर में लिखते हैं कि दारा का सिर ताजमहल यानी कि आगरा में दफनाया गया, जबकि उसका धड़ हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी हुई है, तो दिल्ली यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है आपका। तीसरा है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, सही है। और चौथा है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये गलत है। तो कौन सा सही है? पहला और तीसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो 1975 में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। इस संस्था का नाम बदलकर वर्ष 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 20 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। सातवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ समितियां दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दी गई है। तो सबसे पहला है, पीके थुंगन समिति कब स्थापित हुआ था? तो 1988 में। ये का हो जाएगा चौथा। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, बी का हो जाएगा तीसरा। BR मेहता बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, सी का पहला हो जाएगा। LM सिंधवी समिति 1986 में गठित हुई थी, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, डी विकल्प यहाँ पे सही है। आठवां प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। तो ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 43। 9वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है कन्याकुमारी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केप कामोरिन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अवस्थित एक कस्बा है। इस कस्बे को कन्याकुमारी नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु है। 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और यदि पूछा है दक्षिण की गंगा तब कावेरी हो जाएगा और दक्षिण गंगा तब गोदावरी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था कहाँ पे? तो माकूम में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में वह खोदा गया था। अगला प्रश्न है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो है टेरहेनियन सागर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कि कोर्सिका चैनल और बोनिफेसियो एवं मेसिना जल संधि के द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो वह आइसलैंड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, स्कैंडिनेविया। सामी जनजातियाँ जिसे लैप्स जनजाति भी कहते हैं, प्रमुख रूप से ये उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कथन ये दिया गया, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आ रहा है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा जो है समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। 18वां प्रश्न, भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है? तो 11.11%। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, एक बर्डांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की बर्डांध होने की संभावना है? तो 0%।
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो यह प्राकृतिक संसाधनों की, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अस्थायी विकास से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 21वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। ये कथन गलत है। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो शुरुआत हुआ था 1992 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना। इसमें जो है सी ऑप्शन गलत है कि यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। 22वां प्रश्न, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो लागू हुआ था कर्नाटक में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में जो है खरीफ फसल के समय 2007 में लागू की गई थी। इसके बाद खरीफ 2008 सत्र में इसे हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में भी लागू किया गया। तो सबसे पहले पूछा गया कर्नाटक, सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास था। 24वां प्रश्न है, कथन ये है, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। और 25वां प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य का उपयोग किया गया था। और वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो वह 17.64%। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो रही है वह 17.7%, यानी कि यहाँ पे 17.64% दिया गया। ये भी सही है आपका। और ये अनंतिम आंकड़ा दिया गया था 17.64, जबकि अंतिम आंकड़ा के अनुसार 17.7% जो है भारत की 10 की वृद्धि दर रही है 2001 से 11 के दौरान। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? तो 1974 में किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 85%। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत मेथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, और जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है जो कि लगभग 85% है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, संख्या कौन सी है? तो या तो आप एक्स मान के लगा सकते हैं या फिर ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा इजी ऑप्शन मेथड से होगा। तो ऑप्शन मान लीजिए बी लेते हैं। तो कह रहा है एक संख्या मान लीजिए 25 हो गया, तो 25 का 20%, 25 का 20% और हो जाएगा आपका 25 माइनस 20। कह रहा है कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो संख्या कौन सी होगा? तो 25 का यानी कि गुणे 20%, 20/100 बराबर 25 में से 20 घटेगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे कट जाएगा 20 25 100, 5 25 25, यानी कि दोनों का मान बराबर है, यानी कि संख्या 25 सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कौन सी है? 82 है, 97 है, 114 है, फिर 133, और अगला संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। 82, उसके बाद 97। 82 में कितना जुड़ा हुआ है? 97 हो गया तो 15,
फिर 97 के बाद 114 है, तो 97 में 17 जुड़ा हुआ है, 114 हो गया है। 114 के बाद 133 है, तो इसमें 19 जुड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं एक क्रम जो चला है, 15 के बाद 17 के बाद 19, यानी कि 2-2 का जो है इसमें ऐड हो रहा है। तो 19 के बाद कितना जुड़ेगा, 21। तो 133 में आप 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 154 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित LT ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट। तो इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।